हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टॉक और पीवाईक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चन लेते हैं विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर। जलवाष्प की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। आपको वाटर वेपर के रेफरेंस में क्वेश्चन को बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड। ओके, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। डिक्रीज की बात हो रही है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल, और इसका जो परसेंटेज है वो पोल पे यानी ध्रुव पे अधिकतम होता है। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। वन वनली, सेकेंड वनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन और नॉट टू। ओके, ये क्वेश्चंस जलवाष्प को लेकर है कि यह एक गैस है और इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ जो है वो एक तरह से डिक्रीज होती है। तो ये डेफिनेटली जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही जलवाष्प जैसे हाइट के साथ क्या होता है वो उसमें डिक्रीजिंग पाई जाती है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो ये जैसे इक्वेटर की मैं बात करूँ तो इक्वेटर पे वाटर वेपर की जो परसेंटेज होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन पोल्स के पास जाते जाते यानी कि उसके जैसे ही इक्वेटर से ध्रुवों के पास जाता है पोल्स के पास, तो वहाँ पे मैक्सिमम नहीं होता है बल्कि मिनिमम होता है। सो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, मैं आपको दिखाना चाहूँगा हिंदी में, आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे। जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। ध्रुव पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। ये तो स्टेटमेंट गलत है, केवल एक। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन का तो आंसर पता चल गया, बट मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे ये एनसीईआरटी 11th की जो बुक आती है, पेज नंबर 77 में उसमें डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। वो उसको मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। आप ज़रूर इसको लास्ट तक देखें। जस्ट वेट। चलिए, हम लोग आ गए एनसीईआरटी 11th की बुक पे। चैप्टर है वायुमंडल का संघटक तथा संरचना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ देखिए आप, वाटर वेपर, जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित एक ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वहाँ पे दिया हुआ है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों और ठंडे तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। इसका मतलब यहीं पे डिफाइन हो गया। ठीक है, कि 4% तो यहाँ पे इस क्षेत्र में होता है, लेकिन ध्रुवों में जैसे 1% होता है। लेकिन विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती है। इसका मतलब इक्वेटर वृत्त पे वहाँ पे मैक्सिमम होता है, लेकिन पोल्स पे कम होता है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस आपने यदि अच्छे से आपने स्टडी किया होगा इनफैक्ट, तो बन सकता है। इसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल समझ की आवश्यकता उतनी है नहीं, बट क्वेश्चन का रेंज जो है वो आपके एनसीईआरटी के थ्रू ही पूछे जा रहे हैं। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार हम लोग पहले इंग्लिश को देखेंगे, फिर हिंदी पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। प्रेसिपिटेशन अकॉर्स थ्रू आउट द ईयर। प्रेसिपिटेशन वेरियस बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। ये कुछ आपको दिए हुए हैं इस प्रकार के। और व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट? क्लाइमेट आपको बताना है, जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चीन टाइप क्लाइमेट, इन ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ओके, इसके हिंदी को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। कोई देखिए, आपको किसी भी तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है कि हिंदी है तो हमें इंग्लिश नहीं देखना है, राइट? तो आप ये ज़रूर करेंगे। आप यहाँ पे जब देखेंगे क्वेश्चन को तो फिर आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, जैसे तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। यहाँ पे तो वही लिखा है, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। ठीक है, वर्ष भर वर्षण होता है। यहाँ क्या लिखा है? वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन अकॉर्स थ्रू आउट द ईयर।
इसके अलावा मैं बात करूं, वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ पे रेंज दिया हुआ है प्रेसिपिटेशन का। पूछ रहे हैं किस प्रकार की जलवायु है। ऑप्शन यहाँ पे विषुवतीय जलवायु, चीन प्रकार जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। ओके, तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए जा रहे हैं, सोर्सेज क्या है। तो मैं अगेन बोलूँगा आपको एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी पेज नंबर 107 पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या डायरेक्ट इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। यस, दिए हुए हैं। आप ज़रूर इसको लास्ट तक देखें, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो पेज नंबर 107 पे मैं चलता हूँ, जस्ट वेट। चलिए, ये रहा पेज नंबर 107, ठीक है। और मैं आपको चैप्टर भी बता दूं, चैप्टर का नाम है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। इसमें कोपेन के अनुसार जो क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं बात करूं कोस्ट शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु सी, इसमें 3 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसी में आपको अगला जो टर्म मिलेगा समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, जो कि हमारे ऑप्शन में था। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों के ओर पाई जाती है। इसका मतलब इसका रेंज दिया हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, तो उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। इसके अलावा यह समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होता है और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष्ण होते हैं। गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लाइनें सीधे दी हुई है आपके स्टेटमेंट में। वर्षण साल भर होती है, वहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट, लेकिन यह सर्दियों में अधिक होता है, ठीक है। इनफैक्ट वर्षण का रेंज जो दिया हुआ है वो 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डेट मीन्स यहाँ से तीनों स्टेटमेंट्स यूपीएससी ने 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बनाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनफैक्ट आप ज्योग्राफी के लिए 11th की दोनों एनसीईआरटी को अच्छे से कर लें। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आपको 6th 12th की ज्योग्राफी अच्छे से करनी है, ठीक है। तो इनफैक्ट आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा पीवाईक्यू सेशन से कि क्वेश्चंस का एवल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आ रहा है। और ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं अलग अलग, जैसे सीडीएस एग्ज़ाम में और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी के लिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई ग्रंथ है तो वो है एनसीईआरटी। तो इसको अवॉइड न करें और आज ही जाके पूरी चैप्टर, जितनी चैप्टर आपको इम्पॉर्टेंट लगे पूरी आपको पढ़ लेनी है। 11th की एनसीईआरटी जस्ट लाइक आपको इस तरह से पढ़ना है, जैसे समझिए कि वो बस उसके बिना नैया पार नहीं होगा। तो डैट मीन्स वो बहुत ही रिलेवेंट होगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे और आप ज़रूर वीडियोस को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पीवाईक्यूज में बहुत सारा लेके आऊँगा जो डायरेक्ट मैं विथ प्रूफ दिखाऊँगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।